अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें क्या इसने कहा कि लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिका और पंचायत का जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए। और इसने जो सिफारिश किया, इसने जो तमाम बिंदुओं पे बात किया उसके बारे में तो हम लोग बात किया। अब इसके द्वारा जो बात किया गया है उस पे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है वैश्विक स्तर पर एआई का गवर्नेंस, इसका वीडियो आपको अगले एक दिन में देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आप लोगों का चल रहा है एक साथ एक चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। फिर अगला जो वीडियो मिलेगा वो वैश्विक स्तर पर एआई गवर्नेंस पे मिलेगा, इसलिए आप लोग रेगुलर वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले अब उस कमिटी की जो रिकमेंडेशन है वो क्या है कि चुनाव का समन्वय किया जाए, यानी चुनाव को अब मर्ज किया जाए और चुनाव 2 चरण में कराए जाने चाहिए। यानी कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका जितना का चुनाव है उसे आप 1 महीना में कराइए, 15-15 दिन के अंतराल में करा के उसे कंप्लीट कीजिए। पहला चरण में जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और दूसरा चरण में आम चुनाव के 100 दिन के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव करा लेना चाहिए 100 दिन के अंदर। अब कुछ इसमें संविधान संशोधन भी किए जाने हैं। अगर लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों का चुनाव एक साथ करवाना है तो कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें संशोधन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को जानना चाहिए। प्रस्तावित संविधान संशोधन, सबसे पहले अनुच्छेद 82A को शामिल करना। अनुच्छेद 82A सब क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया जाएगा कि आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 को प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। 324, और इस अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि यानी अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। यानी कि चुनाव हो गया, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे और उस दिन के 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। ठीक है। अनुच्छेद 82A सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया जाएगा कि लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर नियत तिथि के बाद आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाओं का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहीं पे मेन झगड़ा का विषय है। मान लो किसी स्टेट में सरकार बन गई, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार बन गई। सरकार जो स्टेट में बना वो मध्यावधि में ही क्या हो, समाप्त हो जाए, यानी कि वहां पे विश्वास मत खो दे, विश्वास मत खो दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी भाई, क्या राज्य में फिर से चुनाव कराए जाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही विश्वास मत खो दिया गया? तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी और वहां फिर से चुनाव कराया जाना है 6 महीना के अंदर, तो सारे विधानसभाओं में भी चुनाव कराएंगे। तो इससे तो उनको नुकसान हो जाएगा, जो क्षेत्रीय पार्टी है जो जीतकर अपने अपने स्टेट में सरकार बनाएंगे। यहां पे मेन मुद्दा फंस रहा है। ठीक है, फिर ये 2 आर्टिकल में संशोधन हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि की बात इसमें बोलता है, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में बात करता है। इसमें संशोधन किया जाना, यह कमेटी इस बात को कह रही है। 83 और 172 में, 83 में है संसद के कार्यकाल और 172 में है विधानसभा के कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष है। लेकिन जैसे ही एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाएगा तो ये दोनों जो आर्टिकल है इसमें संशोधन करना पड़ेगा। कहता है लोकसभा में त्रिशंकु सदन, दल बदल या अविश्वास प्रस्ताव आती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। तो जब नया सिरा से कराया जाएगा तो केंद्र में भी कराया जाएगा, राज्यों में भी कराया जाएगा। तो क्या इससे अत्यधिक धन की खर्चा नहीं होगी? क्या इससे अत्यधिक समय की खर्चा नहीं होगी? बिल्कुल वही चीज हो जाएगा जो वर्तमान में है।
तो 3 आर्टिकल याद रखना, 83, 172 और 82, इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। फिर कहता है, हालांकि ये चुनाव केवल भंग लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए ही होना चाहिए। अब इसमें भी है, लोकसभा मान लो अपना 3 वर्ष पूरा कर दी और भंग हो गया, तो फिर से जो चुनाव होगा 2 वर्ष के लिए ही होगा। यानी कि फिर से जो चुनाव होकर सरकार जीत के आएगी वो 5 साल के लिए नहीं आएगी, बचा हुआ शेष कार्यकाल के लिए, और जब वो कंप्लीट होगा तो फिर से चुनाव होगा। तो मध्यावधि चुनाव का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रकार राज्यों के मामले में क्या है, राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और तब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता जब तक उनका कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा। सिंपल बात यही है कि इसमें स्टेट को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, क्षेत्रीय पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से सरकार भी अभी सोच रही है, ठीक है। और इससे एक साथ चुनाव के चक्र में निरंतरता सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसके पीछे रीजन है सिंपल, कि अगर आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को पारित करती है तो हमारे देश में जो स्टेट है, ठीक है, हमारे देश में जो स्टेट है, राज्यों में जो चुनाव होगा, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे जीत के आती है। आप लोगों को भी ये चीजें पता है, क्षेत्रीय पार्टी अगर जीत के आ रहा है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भंग हो जाती है, मान लो 2 साल में चला और सरकार गिर गया, 3 साल चला सरकार गिर गया, 4 साल चला सरकार गिर गया, तो इसके साथ साथ सारे स्टेट में चुनाव कराए जाए और फिर बचा 1 साल का जो कार्यकाल रहेगा या 2 साल का, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरा करेगी। लेकिन इससे फिर इन स्टेट में क्या प्रॉब्लम होना है, प्रॉब्लम ये होना है कि जो सरकारें क्षेत्रीय पार्टी हैं वो जब चुन के आएंगी और इस तरह का चीज उन लोगों को झेलना पड़ेगा, तो फिर इससे द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाए और इसमें चुनाव का खर्च भी बढ़ जाए। क्योंकि आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हो सकता है यहाँ पे स्टेट इतने मजबूती में रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अविश्वास प्रस्ताव लेते हैं, विभिन्न पार्टी जो वहां पे जीत के आएंगे, लोकसभा के जो मेंबर रहेंगे, ठीक है, उसमें कुछ दल बदल ले, या वहां पे अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पारित हो गया, सरकार मध्यावधि में गिर गई, तो ये एक नुकसान है एक राष्ट्र एक चुनाव का। ये एक पक्ष यहाँ पे कमजोर दिखाई देता है। फिर इसके आगे क्या है, अनुच्छेद 324A, आपको पता है आर्टिकल 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, और एक राष्ट्र एक चुनाव अगर लागू होता है तो अनुच्छेद 324A को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी कि आम चुनाव के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित ये रहेगा। अब आपको पता है कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है, जिसका काम है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव संपन्न कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना। कहीं अगर विधायकी किसी की चली गई या सांसदी किसी की चली गई तो चुनाव कराना, लेकिन अगर ये शामिल होता है तो पंचायत का चुनाव, जो कि पूर्णतः राज्यों के द्वारा कराया जाता है, राज्य में जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा कराया जाता है, वो कहीं ना कहीं फिर चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारा पावर, ठीक है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसमें कहता भी है कि अगर आर्टिकल 324A को हम जोड़ते हैं तो राज्यों को उसके लिए अनुसमर्थन देना होगा, यानी कि रेटिफिकेशन देना होगा, लेकिन राज्य कभी इस चीज के लिए रेडी ही नहीं होंगे, क्योंकि इससे राज्यों की अपनी जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। फिर आगे क्या है, एकल मतदाता सूची, इससे राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके लिए भी रेडी नहीं होगा गवर्नमेंट, जो है स्टेट गवर्नमेंट जितने बने हुए अलग अलग पार्टी का। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव तब आपका, एक राष्ट्र एक चुनाव तब आपका लागू होगा जब पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बढ़िया से अपनी अच्छी स्थिति में हो और 15 से अधिक राज्यों में बीजेपी का सरकार हो।
तभी जाके एक राष्ट्र एक चुनाव लाया जा सकता है संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि इसमें विशेष संविधान संशोधन की जरूरत है, यानी कि राज्यों का भी अनुसमर्थन इसमें चाहिए हो। फिर आगे देखिए इसमें क्या है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 325 में भी संशोधन करना पड़ेगा, 324 ए जोड़ना पड़ेगा और 325 ए में संशोधन करना पड़ेगा। 325, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 और 9A, यानी कि जो आपका जुड़ा हुआ है किससे, पंचायती राज से, किससे, पंचायती राज से, कि जो 7वीं अनुसूची के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं जिसमें स्थानीय स्वशासन का बात किया गया है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि देखो, एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तव में जो केंद्र राज्य संबंध है उसको ही पूरा बिगाड़ के रखते हैं। कैसे? सीधा सीधा बात है, यहाँ पे जो पंचायतों की जो स्थिति स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें थोड़ा पावरफुल है और वो चाहती है कि इसका चुनाव तो वो अपने तरीके से करवाती है, लेकिन जब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में विकेंद्रीकरण की जो एक प्रक्रिया चल रही है भारत में, पंचायतीकरण को क्यों लाया गया, विकेंद्रीकरण के लिए। लेकिन जब इस पे इलेक्शन कमीशन हावी हो जाएगा 324A के तहत, तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मुखिया का चुनाव है उस पर भी अपना नजर बनाए, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संप्रभुता पे हावी हो जाएगा। इसलिए भी ये चीजें जरूरी नहीं समझ में आती है लोगों को और लोग इसका विरोध करते हैं। फिर यहां पे है राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता। समिति ने, यानी कमिटी जो है, वो पाया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि स्थानीय निकायों के कार्यकाल में परिवर्तन से संबंधित संविधान संशोधन कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन चाहिए, आधा से एक अधिक। बात तो वहीं पे आके अटक गया कि भाई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, जो नॉन बीजेपी होगा वो क्यों चाहेगा कि भाई हम अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारे, ठीक है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है इसको लागू करे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें पूरे तरीके से उनको समर्थन नहीं कर रही। एक साथ चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था करना। अब देखो लॉजिस्टिक व्यवस्था क्या है। जब चुनाव संपन्न होता है कहीं पे भी, तो वहां पे बड़े पैमाने पे ईवीएम को ले जाया जाता है, इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको ले जाया जाता है, वीवीपैट को ले जाया जाता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले जाया। तो इससे लॉजिस्टिक का मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में हर एक वर्ष चुनाव हो रहा है, तो इधर से उधर सारे ईवीएम को ले जाना, उसमें बहुत सारी छेड़खानी भी हो जाती है, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव करा लिया जाए, वही चीजें ज्यादा बेहतर, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम, वीवीपैट्स की खरीद और मतदान की कमियों, सुरक्षा बल आदि की तैनाती के अग्रिम अनुमान के लिए एक योजना तैयार करेगी कि कैसे हम इन मुद्दों पर सॉल्यूशन लेके आए। लेकिन यहाँ पे देखो, इससे ये पता चलता है कि पूरा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर ये लागू होता है तो। नगर पालिका और पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं के लिए एक योजना तैयार करेगा। अब बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने स्टेट कमीशन जो रहेगा निर्वाचन का, उसकी क्या चलेगी? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा वही स्टेट को मानना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाने और निगरानी करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह यानी इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का गठन किया जाना चाहिए। कमेटी ये भी बोला है कि ये सारा चीज लागू अगर करना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें क्या, एक ऐसा ग्रुप जो पूरा मॉनिटरिंग करेगा, यानी पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले चीजों को देखेगा। फिर कहता है राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता। ये क्या कहता है, यानी कि राज्य किस तरीके से अनुसमर्थन देगा। कमेटी यहां पाया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान संशोधन के लिए
राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैंने आप लोगों को बताइए, डबल रिपीट हो गया है पीपीटी में। हाँ, अब इसका चुनौती यानी कि चैलेंजेस और इसका क्या जटिलताएं हैं उसको हम लोग देखें। सबसे पहले क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा हो जाए। देखो, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ होगा ना, तो कहीं ना कहीं लोकल पार्टी और जो लोकल डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाए। ये एकदम सच्चाई है। जब लोकल पार्टी ही डैमेज हो जाएगी तो लोकल डिमांड्स कहीं ना कहीं दब जाए। मान लो कहीं आदिवासियों की संख्या है, कहीं एसटीज का पॉपुलेशन है, तो वहां पे जो उनका डिमांड होगा वो कहीं ना कहीं दब जाए। ठीक है, तो क्षेत्रीय मुद्दा इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय दल पर भी प्रभाव पड़ेगा, वही पार्टी जिसका मैंने भी बात किया। फिर पॉलिटिकल जवाबदेही हो जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ अगर चुनाव होगा, मान लो सेंट्रल में एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस की स्टेट में बन जाएगी, तो वहां जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। डबल इंजन की सरकार का जो नारा दिया जाता है वो वहां पे कंप्लीटली उभर के सामने नहीं आएगा, जिसके कारण स्टेट को हेवी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव तभी संभव है जब दोनों जगह पे एक पार्टी की सरकार बनी रहे, वरना अगर अलग अलग पार्टी रहेगा तो स्थिति डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। फिर संघवाद को लेकर चिंता, बात सही। वर्तमान में जो संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य का एक अपना रिश्ता है, रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध जिसको बोलते हैं, इस पे कहीं ना कहीं और विवाद उत्पन्न हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए देखो, राज्यपाल वाला जो मैटर है, राज्यपाल का मैटर क्या है कि राज्यपाल को केंद्र का एजेंट माना जाता है और वो स्टेट को अच्छे से काम नहीं करने देता है। आए दिन आपातकाल वगैरह का जिस तरीके से पिछले इस 10 वर्ष को छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले जो इमरजेंसी को यूज किया जाता था राष्ट्रीय, ये आपके राष्ट्रपति शासन को राज्यपालों के द्वारा रिकमेंडेशन के माध्यम से लगा दिया जाता था और सरकार भंग कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया तब जाके ये थोड़ा रुका। तो एक साथ अगर चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं संघवाद पे खतरा। फिर यहाँ पे लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे, अगर एक साथ चुनाव कराना ही है तो फिर इतने बड़े पैमाने पे ईवीएम कहां से, इतने बड़े पैमाने पे सैनिक कहां से, ठीक है, बॉर्डर की सुरक्षा कैसे होगी अगर आर्मी को लगा दिया जाएगा चुनाव में। तो इसलिए भी एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा में ये सब चैलेंजेस है जो कि जिसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्योरली अगर बात किया जाए कुछ चैलेंजेस को यहाँ पे आप लोगों को अध्ययन में समझ लेना है। दूसरा, स्टेट का क्या यहाँ रोल है वो भी समझिए। कौन से संविधान में संशोधन किया जाएगा उसको भी आप लोगों को समझना है कि कौन कौन से अनुच्छेद में किया जाएगा संशोधन, ये भी आप लोगों को देखना है। वीडियो को आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा ताकि पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को चीजें समझ में आए। इसमें देखो, मेनली जो कवर किए हैं आप लोगों के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव सुर्खियों में है। दूसरा, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है, इसका चैलेंजेस है, इसमें संविधान में क्या संशोधन करना पड़ेगा, इसमें स्टेट के पास क्या चैलेंजेस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या चैलेंजेस है, या फिर इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसके पास क्या क्या चैलेंज, ठीक है, पंचायतों का चुनाव कैसे संपन्न होगा, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि एआई गवर्नेंस पे होगा।